एवरीवन, वेलकम टू यूसी में बंदा। स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम खुशी है और हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक को, जिसमें से हमने आदिकाल कंप्लीट कर लिया है और भक्ति काल में हमने 2 प्रकरण भी कंप्लीट कर लिया है। सो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिएगा जो भी आपके साथ पढ़ रहे हैं उनके साथ। तो देरी न करते हुए बढ़ते हैं आगे। हमने जैसा कि बताया आज भक्ति काल का प्रकरण 3 स्टार्ट करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, हमने बेसिक से 3 अपनी क्लासेस जो टेक्स्ट वाले पार्ट की है उसको कंप्लीट करी है। आप इसको जरूर देख लेना, क्योंकि ऊपर से जब क्वेश्चन फंसते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है कभी कभी, अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको देख लेना, आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद हमने एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, लेटेस्ट वाला। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप सॉल्व कर लेना, इससे आपको पैटर्न का पता चलेगा। और बाकी हमारी ये क्लास चली रही है, इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक के नाम से। तो आपको जितनी भी अभी तक क्लासेस हुई है वो एक जगह मिल जाएगी, तो आप जाके देख लेना। ठीक है, एक भी क्लास मिस मत करना, चाहे आप स्पीड बढ़ा के देखना, आपको समझ में आना चाहिए और आपका रिवीजन होना चाहिए, बात नहीं है। बाकी आप वीडियो बढ़ा के देखो, मतलब 2x पे करके देखो, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं या जुड़ रहे हैं उनको उनके लिए मैं क्लासेस कंटिन्यू रखूंगी, आगे भी हम अपने प्रकरण को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ये बुक क्योंकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप सभी को पता ही होगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे। आज का हमारा है प्रकरण 3, निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी सूफी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा हमने कंप्लीट कर ली है। आज हमारा है प्रेम मार्गी, जिसमें सूफी शाखा, जिसको शुक्ल जी ने रखा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें किन किन कवियों को पढ़ना है इस प्रकरण में। सबसे पहले कुतुबन आएंगे, फिर मंझन आएंगे, फिर मलिक मोहम्मद जायसी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इनके बारे में या इनकी रचनाओं के बारे में आपसे पूछा ही जाता है, आप इनको स्किप नहीं कर सकते। तो इस क्लास को आप लास्ट तक देखना, आप ही के लिए बेनिफिट रहेगा। उसके बाद उस्मान, फिर शेख नबी, फिर कासिम शाह, फिर नूर मोहम्मद, इतने टोटल 7 कवियों को हमें इस प्रकरण में पढ़ना है। किन्हीं किन्हीं का पार्ट कुछ, जिसके बारे में कुछ कमी चीजें मिलती हैं, तो किसी किसी में आपको कम समय लगेगा, किसी में हो सकता है ज्यादा लगे। तो क्लास को लास्ट तक देखिएगा। बढ़ते हैं आगे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस काल के निर्गुणोपासक भक्तों की दूसरी शाखा उन सूफी कवियों की है जिसने प्रेम गाथाओं के रूप में उस प्रेम तत्व का वर्णन किया है जो ईश्वर को मिलाने वाला है तथा जिसका आभास लौकिक प्रेम के रूप में मिलता है। इस संप्रदाय के साधु कवियों का अब वर्णन किया जाता है। अब ये वाला जो पैराग्राफ है, इसको आपको तब समझ में आएगा जब आप इससे पहले वाला प्रकरण पढ़ोगे। उसमें रहस्यवाद और ये जो लौकिक प्रेम और ईश्वर को प्राप्त करने वाला प्रेम तत्व, इसको मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। तो आप उस क्लास को देखो और बीच बीच से क्लास मत देखना, आपको स्टार्ट से लेके एंड तक देखनी है, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि किसी कवि के बारे में उत्तर रचनाओं में मिलता है, किसी कवि के बारे में कहीं मिलता है, तो वो आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा अगर आप बीच बीच से पढ़ते हो। मैं आपको तरीका बता रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हमारे हैं कुतुबन। कुतुबन चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे और जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। एक बात और, प्रेमाश्रयी शाखा में, मतलब सूफी शाखा में एक चीज और भी पूछी जाती है कि जो कवि मिलते हैं वो किस राजा के समकालीन थे और उनके गुरुओं के बारे में और उनकी रचना के बारे में। ये 3 एक मुख्य चीजें हैं जो आपको मिलती हैं। तो आपको नोट्स जो अपनी बनानी है उसमें पूरा पैराग्राफ नहीं, आपको बुलेटिन के तौर पे लिखना है, शॉर्ट नोट्स टाइप बनाना है, जिससे आप कुछ रिवीजन भी कर पाओ। ठीक है, तो आपको उसी तरह करना है। जैसे आपको इसमें पता लगा कि कुतुबन के गुरु का नाम शेख बुरहान था और ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे।
इनका समय विक्रम की 16वीं शताब्दी के मध्यकाल संवत 1550 था। इनका समय संवत 1550 था। आपको सन निकालना है तो इसमें से 57 को आप माइनस कर लेना, ठीक है, तो आपको सन मिल जाएगा। इन्होंने मृगावती नाम की एक कहानी चौपाई दोहे के क्रम में सन 1909 हिजरी संवत 1558 में लिखी, जिसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन। जो इनकी रचना है मृगावती, और इन्होंने चौपाई दोहे के क्रम में सन हिजरी 909 में लिखी है, संवत 1558। 1558 मतलब इसको हम सन में कन्वर्ट करेंगे तो 1501 हो जाएगा ईस्वी में, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। मृगावती चौपाई दोहे में इन्होंने रचना की और इसका समय है संवत 1558। और इसमें किसका वर्णन मिलता है? राजकुमार गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन मिलता है, ठीक है। इस कहानी के द्वारा कवि ने प्रेम मार्ग के त्याग और कष्ट का निरूपण करके साधक के भगवत प्रेम का स्वरूप दिखाया है। बीच बीच में सूफियों की शैली पर बड़े सुंदर रहस्यमय आध्यात्मिक आभास भी है। रुक्मणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत्सो सती भई, बाहर वा भीतर वा होई, जब बाहर को रहे न जोई, विधि कर चरित न जाने आनु, जो सिरजा सो जाने नियानु। ये मृगावती की पंक्ति है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूछा जा सकता है, आजकल डीप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये पंक्ति देखिए, एक लाइन ऊपर वाली मान लीजिए पंक्ति देगा और पूछेगा कि ये किस रचना की पंक्ति है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो उसका आंसर हो जाएगा मृगावती। आगे बढ़ते हैं। दूसरे हमारे कवि हैं मंजन। सेकेंड है मंजन। मंजन, इनके संबंध में कुछ ज्यादा ज्ञात नहीं है, केवल इनकी जो रची हुई मधुमालती की एक खंडित प्रति मिली है। इनकी जो एक रचना है मधुमालती, उसकी एक खंडित प्रति हमें मिली है, जिसमें इनकी कोमल कल्पना और स्निग्ध हृदयता का पता लगता है। मृगावती के समान मधुमालती में भी 5 चौपाइयों, जैसे मृगावती में 5 चौपाइयों और दहालियों के उपरांत एक दोहे का क्रम था, वैसे ही मधुमालती में भी है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, आपसे वन लाइनर में भी पूछ सकता है और ऑप्शंस वाले में भी पूछ सकता है। पर मृगावती की अपेक्षा इनकी कल्पना भी विशद है और वर्णन भी अधिक विस्तृत और हृदयग्राही है। आध्यात्मिक प्रेम की भावना के लिए प्रकृति के भी अधिक दृश्यों का समावेश मंथन ने किया है। कहानी भी कुछ अधिक जटिल और लंबी है, जो अत्यंत संक्षेप में नीचे दी गई है। शुक्ल जी की बुक में मधुमालती की थोड़ी कहानी भी दी गई है, तो हम उसको भी पढ़ते हैं। मैंने पूरा नहीं, मेन जो था जिससे आपको समझ में आ जाए उसको रखा है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं। कंसेर नगर के राजा सूरज भान के पुत्र मनोहर, नायक इसके थे मनोहर, ध्यान रखना है आपको, नामक एक सोए हुए राजकुमार को अप्सराएं रातों रात महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती की चित्र साड़ी में रखाई। वहां जागने पर दोनों का साक्षात्कार हुआ और दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए। पूछने पर मनोहर ने अपना परिचय दिया और कहा, मेरा अनुराग तुम्हारे ऊपर कई जन्मों का है। जिस दिन मैं इस संसार में आया, उसी दिन में तुम्हारा प्रेम मेरे हृदय में उत्पन्न हुआ। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको नायक और नायिका का नाम, नायक का नाम है मनोहर और नायिका का नाम है मधुमालती। आगे बढ़ते हैं। राजकुमार एक पटरे पर बहता हुआ एक जंगल में जाने लगा, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदरी स्त्री पलट कर लेटी दिखाई। इसके पहले की थोड़ी सी है, मैं उसको आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा है इसके ऊपर। ये जो अप्सराएं इनको लेके जाती है मधुमालती के पास, फिर उसके बाद वो लोग बातें करते करते सो जाते हैं, ठीक है। सोने के बाद जब अप्सराएं फिर से रात में उसको उठा के उसी के महल में, मतलब राजकुमार मनोहर के महल में ही जाके उसको छोड़ आती है। तो उसको मधुमालती से प्रेम हो जाता है, तो वो उसके वियोग में उसको ढूंढने निकलता है मधुमालती को। तो रास्ते में उसको, जैसा कि इसमें बताया, एक सुंदर स्त्री, जब वो जंगल में पहुंचता है, जहाँ एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री पलंग पर लेटी हुई दिखाई पड़ती है। पूछने पर जान पड़ा कि वह चित
रामपुर के राजा चित्रसेन की कुमारी प्रेमा थी। उपनायिका प्रेमा, ये भी आपको ध्यान रखना है, उपनायिका प्रेमा थी, जिसे एक राक्षस उठा लाया था। मनोहर कुमार ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा का उद्धार किया। मनोहर ने उस राक्षस को मारकर प्रेमा को बचा लिया। प्रेमा ने मधुमालती का पता बताकर कहा कि मेरी बात सच्ची है, मैं उसे तुझसे मिला दूंगी। मनोहर को लिए हुए प्रेमा अपने पिता के नगर आई। मनोहर के उपकार को सुनकर प्रेमा का पिता उसको उसका विवाह मनोहर के साथ करना चाहता था, पर प्रेमा ने यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि मनोहर मेरा भाई है और मैंने उसे उसकी प्रेम पार्टी मधुमालती से मिलाने का वचन दिया है। मतलब प्रेमा के पिता उसका विवाह मनोहर से कराना चाहते थे, परंतु प्रेमा ने मनोहर को वचन दिया था कि मैं तुझे मधुमालती से मिलाऊंगी, इसलिए उसने मना कर दिया और कह दिया ये मेरा भाई है, मैं इसे मधुमालती से मिलाने का वचन दे चुकी हूँ। आगे दूसरे दिन मधुमालती अपनी माता रूपमंजरी के साथ प्रेमा के घर आई और प्रेमा ने उसके साथ मनोहर कुमार का मिलाप करा दिया। सवेरे रूपमंजरी ने चित्रसारी में जाकर मधुमालती को मनोहर के साथ पाया। जगने पर मनोहर ने तो अपने को दूसरे स्थान में पाया और रूपमंजरी अपनी कन्या को भला बुरा कहकर मनोहर का प्रेम छोड़ने को कहने लगी। जब उसने मना किया तो माता ने श्राप दे दिया कि तू पक्षी हो जा। मतलब उसकी माता नहीं चाहती थी कि उसका विवाह मनोहर से हो, तो उसने उसको बहुत मनाया लेकिन वो मानी नहीं। तो उसने मधुमालती मानी नहीं, तो मधुमालती को श्राप दे दिया उसी की माता ने कि तू पक्षी बन जा। मधुमालती उड़ती उड़ती वो पक्षी बन गई तो उड़ गई। मधुमालती उड़ती उड़ती बहुत दूर निकल गई। कुंवर ताराचंद है उपनायक और प्रेमा है उपनायिका। कुंवर ताराचंद नाम के एक राजकुमार ने उसी पक्षी की सुंदरता देखकर उसे पकड़ना चाहा। मधुमालती को ताराचंद का रूप मनोहर के से कुछ मिलता जुलता दिखाई दिया, इससे वह कुछ रुक गई और पकड़ ली गई। ताराचंद ने उसे उस सोने के पिंजरे में रखा। उस दिन पक्षी मधुमालती ने प्रेमा की सारी कहानी ताराचंद से कह सुनाई, जिसे सुनकर उसने जिज्ञासा की कि मैं तुझे तेरे प्रियतम मनोहर से अवश्य मिलाऊंगा। मतलब इसने भी प्रेमा की भांति वचन दिया कि मैं तुझे तेरे प्रेमी से मिलाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्रण दिखाया है। इसके बाद की जो थोड़ी कहानी थी, ताराचंद मधुमालती को लेके जाते हैं उसके राज्य। ठीक है, फिर वो मनोहर से मिलवाते हैं, उसकी माँ बहुत खुश हो जाती है। उसकी माँ अपनी बेटी को पाके पक्षी के रूप में खुश हो जाती है, तो वो मंत्र पढ़ के उसको फिर से मधुमालती का रूप जो पहले था उसका वही दे देती है, मनुष्य का रूप। फिर उसका विवाह मनोहर से हो जाता है और आखिरी में ऐसा लगता है, मतलब यहीं तक मिलती है ये कहानी। उसके बाद ऐसा लगता है शायद कि ताराचंद और प्रेमा भी वहीं पे आपस में मिलते हैं, तो उन दोनों का भी शायद विवाह हो जाता है, ऐसा कहने को कहा जाता है। कवि ने नायक और नायिका के अतिरिक्त उपनायक और उपनायिका की भी योजना करके कथा को तो विस्तृत किया ही है, साथ ही प्रेमा और ताराचंद के चरित्र द्वारा सच्ची सहानुभूति, अपूर्व संयम और निस्वार्थ भाव का चित्रण दिखाया है। जन जन्मांतर और योन्तर के बीच प्रेम की अखंडता दिखाकर मंझन ने प्रेमत्व की व्यापकता को नियतता का आभार दिखाया है। सूफियों के अनुसार यह सारा जगत एक ऐसे रहस्यमय प्रेम सूत्र से बंधा है जिसका अवलंबन करके जीव उस प्रेम मूर्ति तक पहुंचने का मार्ग पा सकता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है लाइन। ठीक है, पूछा जा सकता है कि ये किसकी कही हुई है, तो उसको आप ध्यान रखिएगा। प्रेम मंजन की रचना का यद्यपि ठीक ठीक संबंध नहीं ज्ञात हो सका, पर यह निसंदेह कि यह रचना विक्रम संवत 1550 और 1595 पद्मावत का रचना काल के बीच में ही, और बहुत संभव है कि मृगावती के कुछ पीछे हुई हो। इस शैली के संबंध में प्रसिद्ध और लोक प्रसिद्ध ग्रंथ पद्मावत में जायसी ने अपने पूर्व के बने हुए इस प्रकार के काव्यों की संक्षेप में उल्लेख किया हुआ है। जो पद्मावत रचना है जायसी की, उसमें उन्होंने जो उनके पहले के रचे हुए
ग्रंथ है उनके बारे में कहा है। ठीक है, ये उसका पद जिसमें उन्होंने बताया। आगे बढ़ते हैं। इन पद्यों में जायसी के पहले के 4 काव्यों का उल्लेख है, मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। इनमें 4 ग्रंथ शामिल हैं। कौन कौन से? मुग्धावती, मृगावती, मधुमालती और प्रेमावती। ये चारों आपके मंझन के ही हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, एक ही जैसे नाम है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन हो जाता है। इनमें से मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष अभी 2 नहीं मिले। मृगावती और मधुमालती का पता चल गया है, शेष अभी 2 नहीं मिले। आगे, पद्मावत के पहले मधुमालती की बहुत अधिक प्रसिद्धि थी। जैन कवि बनारसी दास ने अपने आत्मचरित में संवत 1660 के आसपास की अपनी इश्कबाजी वाली जीवनचर्या का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उस समय मैं हाट बाजार में जाना छोड़ घर में पड़े पड़े मृगावती और मधुमालती नाम की पोथियां पढ़ा करता था। बनारसी दास की आत्मचरित, इनकी कौन सी फेमस रचना है बनारसी दास की? पता होगा आपको, अगर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। तब घर में बैठे रहे नाहिन हाट बाजार मधुमालती मृगावती पोथी दोय उचार। आपको बनारसी दास की जो फेमस रचना है काफी बार एग्जाम में भी पूछी गई है, तो आपको उसको कमेंट में बताना है। अगर आपने सही जवाब दिया है तो मैं आपका रिप्लाई करूंगी और आपको उसका सन भी बताना है। ठीक है, या आपसे रचना का नाम बताना। इसके उपरांत दक्षिण के शायर नसरती ने भी संवत 1700 मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में गुलशने इश्क नाम से एक कहानी लिखी। दक्षिण के शायर जो नसरती थे उन्होंने भी मधुमालती के आधार पर, ये आपसे 1 लाइनर क्वेश्चन आराम से बन सकता है, तो इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, कि दक्षिण के शायर नसरती ने संवत 1700 मधुमालती के आधार पर दक्षिणी उर्दू में कौन सी प्रेम कहानी लिखी थी या कौन सी रचना की थी? तो आपका जवाब होगा गुलशने इश्क, या आपसे राइटर का भी नाम पूछ सकता है। दोनों तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। सभी सवैया बनाने वाले एक मंझन पीछे हुए जिन्हें इनसे सर्वथा पृथक समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट कवि आ जाते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। मलिक मोहम्मद जायसी ये प्रसिद्ध सूफी फकीर शेख मोहिदी के शिष्य थे और जायस में रहते थे। इनके गुरु का नाम था शेख मोहिदी। इनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी है। इनकी जो एक रचना है आखिरी कलाम, आप उससे वाकिफ ही होंगे। इनकी 3 ही रचनाएं मिलती हैं। उनकी उस फारसी आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। यह सन 936 हिजरी में सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय में लिखी गई थी। मतलब ये रचना आखिरी कलाम बाबर के समय लिखी गई थी। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा है। आपसे इनकी रचनाओं की विशेषता के बारे में बहुत पूछा जाता है, तो उसको आप एक ही जगह लिखना। ठीक है, इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में भी लिखा है। इसके बारे में आपको क्या पता लगा? इसमें बाबर की प्रशंसा की गई है, फारसी अक्षरों में छपी है और इसमें जायसी ने अपने जन्म के समय के बारे में भी बताया। भाव ताल मोर 9 सदी 30 बरस ऊपर कवि बनी। ठीक है, इन पंक्तियों का ठीक तात्पर्य नहीं खुलता। जन्म काल 900 ईस्वी मानो तो दूसरी पंक्ति का यह निकलेगा कि जन्म से 30 वर्ष पीछे जायसी कविता करने लगे और इस पुस्तक के कुछ पद्य उन्होंने बनाए। जायसी का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसका निर्माण का कवि ने इस प्रकार दिया है। सन 9 से 27 आहा कथा आरंभी बैन कवि कहा। इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है कि पद्मावत की कथा के प्रारंभिक वचन आरंभी बैन कवि ने 927 हिजरी सन 1520 ईस्वी के लगभग कहे थे, पर ग्रंथारंभ में कवि ने मसनवी की रूढ़ी के अनुसार साहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। कवि ने मसनवी रूढ़ी के अनुसार साहे वक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। ग्रंथ के आरंभ में मसनवी शैली का प्रयोग किया जाता था, जिसमें
5 लोगों की वंदना की जाती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेरशाह के शासन का आरंभ 947 हिजरी अर्थात सन 1540 ईस्वी से हुआ था। इस दशा में यही संभव जान पड़ता है कि कवि ने कुछ थोड़े से पद तो सन 1520 ईस्वी में ही बनाए थे, पर ग्रंथ को 19 या 20 वर्ष पीछे शेरशाह के समय ही पूरा किया था। पद्मावत का एक बंगला अनुवाद अराकन राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि ने कराया था। कि पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? अराकन राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने सन 1650 ईस्वी के आसपास आलो उजाला नामक एक कवि से कराया था। मतलब ये वाली लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, मैं स्टार बना देती हूँ। कि पद्मावत का बंगला अनुवाद अराकन राज्य के वजीर मगन ठाकुर ने 1650 में अलाउ ज्वाला नामक एक कवि से कराया था। ठीक है, तो इसमें वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है। शेख मोहम्मद जाति जखन रचित ग्रंथ संख्या सप्तविंश नव संत। पद्मावत की हस्तलिखित प्रतियां अधिकतर फारसी अक्षरों में मिली है, जिसमें 27 और 47 प्राय एक ही तरह लिखे जाएंगे। इससे कुछ लोगों ने यह भी अनुमान है कि 47 को लोगों ने भूल से 27 पढ़ लिया कि फारसी में शायद 47 और 27 को एक ही तरह लिखा गया था, तो कुछ लोगों ने भूल से 47 को 27 पढ़ लिया था। इससे इसकी रचना के प्रकाशन वर्ष के संबंध में कंफ्यूजन। जैसी ने अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते हैं। अमेठी के राज घराने में इनका बहुत मान था। जीवन के अंतिम दिनों में जैसी अमेठी से 2 मील दूर एक जंगल में रहा करते थे, वहीं इनकी मृत्यु हुई। काजी नसीरुद्दीन हुसैन जैसी ने, जिन्हें अवध के नवाब सुजाउद्दौला से सनद मिली थी, अपनी याददाश्त में जैसी का मृत्युकाल 4 रजब 949 हिजरी लिखा है। यह काल कहाँ तक ठीक है नहीं कहा जा सकता, मतलब इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। ये काने थे, इनके बारे में विशेषता ये भी पूछी जाती है। ये काने थे और देखने में कुरूप थे। कहते हैं कि शेरशाह इनके रूप को देखकर हंस रहा था। इस पर यह बोले मोहिका हंसने के को रही। इनके समय में ही इनके शिष्य फकीर इनके बनाए भावपूर्ण दोहे चौपाइयां गाते फिरते थे। इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक है। अब इनकी रचनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। इन्होंने 3 पुस्तकें लिखी, पद्मावत, दूसरी अखरावट, तीसरी आखिरी कलाम। अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयां कही गई है। मतलब अखरावट में वर्णमाला के संबंध में लिखा गया है। इस छोटी सी पुस्तक में ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। जो आपने आगे पॉइंट देखा था उसी में इसको भी जोड़ लीजिएगा कि आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। और ये आपसे मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, आपसे ये कई बार पूछी गई है, आप यूआईक्यू अगर देखे हो तो। जैसे कि अक्षय कृति का आधार पद्मावत है, मतलब पद्मावत से उन्हें कीर्ति मिली, वो जगह जगह फेमस हो गए। जिसके पढ़ने से यह प्रकट हो जाता है कि जैसी का हृदय कैसा कोमल और प्रेम के पीर से भरा हुआ था। क्या लोक पक्ष में क्या अध्यात्म पक्ष में दोनों, और उसकी गूढ़ता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई देती है। इम्पोर्टेंट लाइन पद्मावत के बारे में है, तो इम्पोर्टेंट ये है क्योंकि पद्मावत आपके सिलेबस में भी लगा हुआ है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि इनको प्रेम की पीर के कवि भी कहा जाता था। इससे रिलेटेड एक दो कथन और भी मिलते हैं प्रेम के पीर के से रिलेटेड रीति काल के कवियों में, तो आगे हम जब पढ़ेंगे तो उसको भी पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिंदू हृदय और मुसलमान हृदय आमने सामने करके अजनबीपन मिटाने वाले से इन्हीं का नाम लेना पड़ेगा। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था। प्रत्येक जीवन की एकता का हृदय सामने रखने की आवश्यकता बनी थी, यह जयसी द्वारा पूरी हुई थी। इम्पोर्टेंट कोटेशन पूछा जा सकता है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, क्योंकि हम उन्हीं की बुक को पढ़ रहे हैं।
पद्मावत में प्रेम कथा की परंपरा को प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है या उस परंपरा में सबसे अधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है। इनकी कहानी में भी विशेषता है, इसमें इतिहास और कल्पना का योग है। इम्पोर्टेंट पद्मावत के बारे में ही है, तो आपसे ऑप्शंस में पूछे जा सकते हैं। चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी या पद्मावती का इतिहास हिंदू हृदय के मन को स्पर्श करने वाला है। जायसी ने यद्यपि इतिहास पर सिर्फ नायक और नायिका ली है, पर उन्होंने अपनी कहानी का रूप वही रखा जो कल्पना के उत्कर्ष द्वारा साधारण जनता के हृदय में प्रतिष्ठित था। जैसा कि आपको पता है कि सूफी काव्य धारा में काफी कल्पित कहानियां करी जाती थी, तो इसमें भी अभी आपको देखने मिलेगा कि पूर्वार्ध बिल्कुल कल्पित है और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर किया गया है। इस रूप में इस कहानी का पूर्वार्ध तो बिल्कुल कल्पित और उत्तरार्ध ऐतिहासिक आधार पर है। पद्मावती की कथा संक्षेप में, ठीक है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसा कि कहा जा चुका है कि प्रेम गाथा की परंपरा में पद्मावत सबसे प्रौढ़ और सरस है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है आपकी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो जो मैं इम्पोर्टेंट मार्क करूँ कोटेशन को, उसको आप ध्यान से अपनी नोट्स में लिख लेना। अगर आप नोट्स बना रहे हो, नहीं तो आप बुक में अच्छे से मार्क कर लेना। प्रेम मार्गी सूफी कवियों की ओर और कथाओं से इस कथा में यह विशेषता है कि इसके ब्यौरे से भी साधना के मार्ग, उसकी कठिनाइयां और सिद्धि के स्वरूप आदि की जगह जगह व्यंजना होती है, जैसा कि कवि ने स्वयं ग्रंथ की समाप्ति में कहा है। तन चितुर मन राजा कीन्हा, किए सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीन्हा। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसमें उन्होंने पद्मावती की कहानी भी दी हुई है संक्षेप में, तो आप एक बार उसको पढ़ते हुए चले जाना, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या कहानी है पद्मावत की। यद्यपि पद्मावत की रचना संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध पद्धति पर नहीं है, फारसी की मसनवी शैली पर है, पर श्रृंगार वीर आदि के वर्णन चली आती हुई भारतीय काव्य परंपरा के अनुसार ही है। इसका पूर्वार्ध तो एकांत प्रेमार्थ का की आभास देता है, पर उत्तरार्ध में लोक पक्ष का भी विधान है। ये हाईलाइट पॉइंट, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। मैंने पहले से ही हाईलाइट किया है, इसलिए ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे उसकी विशेषताओं में पूछ सकता है। पद्मिनी के रूप का जो वर्णन जैसे ने किया है, वह पाठक को सौंदर्य की लोकोत्तर भावना में मग्न करने वाला है। उसके प्रकार का अलंकारों की योजना उसमें पाई जाती है, अनेक प्रकार के अलंकारों की योजना इसमें पाई जाती है। सरवर तीर पद्मिनी आई खोपा छोरी केस मुकलाई, सती मुख अंग मलय गिरिबासा नागिन सुहापी लीन चौबासा, ओनई घटा परी जग चाहा सती के सरन लीन जनु राहा, भूली चकोर दीति मुखलावा में घटा मम चंदन चंद दिखावा। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पद्मावती की ही बनती है, पद्मावती से ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे उस्मान। जो भी चीज हमने जायसी के बारे में देखी, उसको आप 2-3 बार रिवीजन करोगे तो आपके दिमाग में बढ़ जाएगी, क्योंकि जायसी से, उनकी रचनाओं से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। ये जहांगीर के समय के थे। उस्मान किसके समय के थे? जहांगीर के समय के थे, और गाजीपुर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम शेख हुसैन, और ये 5 भाई थे। इन चारों भाइयों के नाम शेख अजीज, शेख मानुल्लाह, शेख फैजुल्लाह, शेख हसन, ये इनके 4 भाइयों के नाम थे, और ये जहांगीर के वर्तमान के थे। इन्होंने अपना उपनाम मान लिखा है। ये शाह निजामुद्दीन चिश्ती के शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। ये हाजी बाबा के शिष्य थे, निजामुद्दीन चिश्ती के परंपरा में। उस्मान ने सन 1022 ईस्वी हिजरी अर्थात 1623 ईस्वी में चित्रावली नाम की पुस्तक लिखी थी। चित्रावली इनकी रचना का नाम है। देखो, सब मिलती जुलती रचनाएं हैं, तो उसको आप ऐसे तो जब आप नोट सुनाओगे तो लिखोगे ही, एक साइड में कॉलम बना के लिख लेना कि जो जो आपको रचनाएं मिल रही हैं और जो कवि उन्हीं के सामने सामने, ठीक है। पुस्तक के आरंभ में कवि की स्तुति के उपरांत पैगंबर के 4 खलीफों की, बादशाह जहांगीर की तथा शाह निजामुद्दीन और हाजी बाबा की प्रशंसा लिखी है। मतलब वही मसनवी जो शैली होती है, उसमें 5 लोगों की वंदना की जाती है पुस्तक के आरंभ में, तो वही उन्होंने बताया है। कवि ने योगी ढूंढन खंड में काबुल, बदखसा, खुरासन, रूस, शाम, मिस्र
इस्तबोल, गुजरात, सिंघलदीप आदि अनेक देशों का उल्लेख किया है। सबसे विलक्षण बात है जोगियों का अंग्रेजों के बीच में पहुंचना। पर ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपसे चित्रावली से पूछी गई है, चित्रावली की है, ठीक है। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा अनुकरण किया है। इन्होंने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जो जो विषय जायसी ने अपनी पुस्तक में रखे हैं उन विषयों पर उस्मान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं तो शब्द और वाक्य विन्यास भी वही है, पर विशेषता यह है कि कहानी बिल्कुल कवि की कल्पित है। मतलब कहानी अलग है, लेकिन जिस जिस बातों का जायसी जी ने जो चीज अपनी पुस्तक में रखे हैं उनसे रिलेटेड कुछ चीजें उन्होंने भी रखी हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि उस्मान ने जायसी का पूरा अनुकरण किया है। जायसी के पहले के कवियों ने 5 चौपाइयों और धारियों के पीछे एक दोहा रखा था, पर जायसी ने 7 चौपाइयों का क्रम रखा था और यही क्रम उस्मान ने भी रखा। मतलब जो हमने अभी आगे देखा, कुतुबन मंजन, इन्होंने 5-5 चौपाइयां लिखी, उसके बाद दोहा लिखा, परंतु जायसी ने 7 चौपाइयां लिखी, उसके बाद दोहा लिखा, तो उसी का अनुकरण उस्मान ने भी किया। इम्पोर्टेंट है, तो आप इसको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे शेख नबी। शेख नबी ये जौनपुर जिले में दोस्तपुर के नाम मऊ नामक स्थान पर रहने वाले थे। संवत 1676 में जहांगीर के समय के वर्तमान थे। ये भी जहांगीर के समय के थे और उस्मान भी। इन्होंने ज्ञानदीप नामक एक आख्यान काव्य लिखा। ज्ञानदीप नामक एक आख्यान लिखा था, जिसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवजानी की कथा का वर्णन है। यही प्रेम मार्ग की सूफी कवियों की प्रचुरता की समाप्ति समझनी चाहिए। पर जैसा कहा जा चुका है कि काव्य क्षेत्र में जब कोई परंपरा चल पड़ती है तब उसके प्राचुर्य काल के पीछे भी कुछ दिनों तक समय समय पर उस शैली की रचनाएं थोड़ी बहुत रहती हैं, पर उनके बीच कालांतर भी अधिक रहता है और जनता पर उनका प्रभाव भी वैसा नहीं रह जाता। शेख नबी में प्रेम गाथा परंपरा का समाप्त समझना चाहिए। ज्ञानदीप के उपरांत सूफियों की पद्धति पे जो कहानियां लिखी गई उनका संक्षिप्त उल्लेख नीचे दिया जाता है। मतलब जो शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना की उसके काफी समय बाद किसी ने आगे कुछ रचना की, ठीक है, तो वहां पे थोड़ा सा ब्रेक लग गया था एक तरीके से। उसके बाद हमारे नेक्स्ट कवि है कासिम शाह, के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मिलता। कासिम शाह कासिम शाह ये दरियाबाद बाराबंकी के रहने वाले थे और संवत 1788 के लगभग वर्तमान थे। इन्होंने हंस जवाहिर नाम की कहानी लिखी, जिसमें राजा हंस और रानी जवाहिर की कथा है। हंस जवाहिर आपको रचना से पता लग जाएगा कि इसमें किसका वो है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मैं इसको हाईलाइट करना शायद भूल गई। तो हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। इन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है पर प्रौढ़ता नहीं। इन्होंने जायसी की पदावली भी ले ली है पर उनकी प्रौढ़ता नहीं ली है और इनकी रचना बहुत निम्न कोटि की है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है कि किस रचना को शुक्ल जी ने निम्न कोटि की कहा है या किसकी रचना को, तो कासिम शाह की हंस जवाहिर को इन्होंने निम्न कोटि की रचना माना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय के थे। ये मोहम्मद शाह के समय के थे। सबरहद नामक स्थान के रहने वाले थे और जौनपुर आजमगढ़ की सरहद पर है। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हैं, गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन। गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हैं, गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन, और ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समय के थे। इनकी अवस्था 80 वर्ष थी। इम्पोर्टेंट, नूर मोहम्मद फारसी के अच्छे आलिम थे और इनका हिंदी काव्य भाषा पर का भी ज्ञान सब सूफी कवियों से अधिक था। फारसी में इन्होंने एक दीवान के अतिरिक्त रोज रोजतुल हकायत इत्यादि बहुत सी किताबें लिखी थी जो असावधानी के कारण नष्ट हो गई थी। पर आपको रचना का नाम तो मिलता ही है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि इनकी कौन सी रचना मिलती है, रोजतुल हकायत। इन्होंने 1157 हिजरी संवत 1801 में इंद्रावती नाम एक सुंदर आख्यान काव्य लिखा, जिसमें कालिंजर के राजकुमार राजकुंवर आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी मिलती है। इनकी रचना जो मेन हमें मिलती है वो है इंद्रावती, जिसका समय है संवत 1801। इस समय हिजरी वाला चलता था, तो इसी वजह से हिजरी में भी लिखा है और संवत में भी लिखा है, ठीक है। आपको सन निकालना हो तो आप 57 माइनस कर लेना।
नामक एक सुंदर आख्यान मिलता है। इंद्रावती एक सुंदर आख्यान मिलता है जिसमें राजकुंवर आगमपुर, राज राजकुमार और इंद्रावती की प्रेम कहानी है। कवि ने जैसी के पहले के कवियों के अनुसार 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है। इन्होंने 5-5 चौपाइयों के उपरांत दोहे का क्रम रखा है और इन्होंने उनकी नकल नहीं की कि 7 चौपाइयों के बाद हम दोहा लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इनका एक और ग्रंथ फारसी अक्षरों में लिखा मिलता है जिसका नाम है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी का समय भी आप मुझे कमेंट करके बताओगे, ठीक है। यह पुस्तक कई दृष्टियों से विलक्षण है। पहली बात तो हिंदी भाषा है जो सूफी रचनाओं में बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है। दूसरी बात हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। ये दो बातें इनके बारे में इम्पोर्टेंट मिलती है, ठीक है। इनकी रचना, इनके गुरु का नाम, इनका ये कितने वर्ष के थे, 80 वर्ष के थे। इनके गुरु का नाम था मोहम्मद शाह। इनकी रचना मिलती है इंद्रावती जिसका समय है संवत 1801। दूसरी रचना फारसी अक्षरों में मिलती है जिसका समय आप मुझे बताओगे अनुराग बांसुरी नाम से। पहली बार जो इनकी भाषा है वो सूफी रचनाओं से बहुत अधिक संस्कृत गर्भित है, संस्कृत गर्भित भाषा है। दूसरी बार हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव। इंद्रावती की रचना करने पर शायद नूर मोहम्मद को समय समय पर उपालन सुनने को मिलता था कि तुम मुसलमान होकर हिंदी भाषा में रचना करने क्यों गए। इसी से अनुराग बांसुरी के आरंभ में उन्हें ये सफाई देने की जरूरत पड़ी। उन्होंने जब इंद्रावती को लिखा था उसके बाद लोगों ने उनको ताने मारे कि तुम मुसलमान हो गए हिंदी भाषा में क्यों रचना कर रहे हो। तो उन्होंने जब अनुराग बांसुरी अपनी रचना लिखी तो उसमें उन्होंने सफाई दी जो कि थी ये, जानत है वह सिरजनहारा जो कछु है मन मरम हमारा हिंदू मग पर पाँव न राखो काजो बहते हिंदी भागे हो। ये दोनों लाइन थोड़ी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यही कि मेरा खुदा या मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने सिर्फ हिंदी भाषा में रचना की है, ना कि हिंदू में हो गया हूँ या हिंदू पद पे, हिंदू मार्ग पे मैंने पाँव रख दिया है, ठीक है। आगे अनुराग बांसुरी का रचना काल आपको यही दिख गया, पर फिर भी आप मुझे सन में बताना, ठीक है। अनुराग बांसुरी का रचना काल 1178 हिजरी अर्थात 1821 है। कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। इसका विषय क्या है, तत्व ज्ञान संबंधी है। चौपाइयों के बीच बीच में इन्होंने दोहे ना लिखे बरवे लिखे हैं। अनुराग बांसुरी में इन्होंने चौपाइयों के बीच बीच में दोहे नहीं लिखे हैं, बरवे लिखे हैं। एक यही रचना है जिसमें आपको चौपाइयों के बाद बरवे मिलेगा। आगे आपने जितनी भी रचनाएं देखी है उसमें चौपाई के बाद आपको दोहे मिलेंगे, ठीक है। काव्य भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में कहीं कहीं ब्रज भाषा के शब्द और प्रयोग में भी पाए जाते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है कि नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में कविता करने के कारण जगह जगह सबूत देना पड़ा था कि वे इस्लाम के पक्के अनुयायी थे, अतः वे इस ग्रंथ की प्रशंसा इस ढंग से उन्होंने करी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की ही समाप्ति मानी जाती है। इस परंपरा में मुसलमान कवि हुए हैं, मेनली इसमें मुसलमान कवि हुए हैं, केवल एक हिंदू मिलते हैं। सूफी मत के अनुयायी सूरदास नामक एक पंजाबी हिंदू ने शाहजहां के समय नल दमयंती कथा नाम की एक कहानी लिखी थी, पर इसकी रचना अत्यंत निष्कृष्ट है। चलिए इसका आपको सन बताना है। इसका सन हमें यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो इसका सन आपको मुझे कमेंट करके बताना है और आप मुझे कमेंट करके अपना डाउट भी बता सकते हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। और आप ये भी फीडबैक दे सकते हो कि आपको क्लास समझ में आ रही है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, तो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। साहित्य की कोई अखंड परंपरा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक उस परंपरा की कुछ रचनाएं इधर उधर होती रहती हैं। इस ढंग से पिछली रचनाओं में चतुर्मुकुट की कथा और यूसुफ जुलेखा भी आपने सुना होगा, उल्लेख योग्य है। आपको इन रचनाओं की मतलब नल दमयंती कथा और यूसुफ जुलेखा इन दोनों का मुझे सन कमेंट करके आपको बताना है। अगर आपने क्लास अभी तक देखी है तो आप मुझे जरूर बताओगे और आपको समझ में अगर आया है और आप एक अच्छे
स्टूडेंट हो तो आप मुझे बताओगे कमेंट करके, ठीक है। तो हमारी क्लास आज यहीं समाप्त होती है, मतलब हमने अपना प्रकरण 3 भी आज बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। तो होप करती हूँ आपको क्लासेस समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आप फीडबैक तो देते नहीं हो। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और क्लास को लाइक भी करिएगा। और अगर आपने क्लास यहाँ तक देखी है तो होप करती हूँ आपको क्लास अच्छी ही लगी होगी। मैंने शॉर्ट में और जो आपके लिए मेन पॉइंट है उसको रखने की कोशिश की है, क्योंकि बुक्स तो सबके पास है, आप खुद से भी पढ़ोगे एक दो बार तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपने अगर अभी तक हमारी क्लासेस नहीं देखी है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। ये प्लेलिस्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों, तो आप इन दोनों को इग्नोर मत करना और इसको पूरी प्लेलिस्ट को आपको पूरी कंप्लीट करके देखनी है। एक बार आप क्लासेस देख के देखो, जो भी आपका फीडबैक है आप मुझे कमेंट करके बताओ। और अगर आपको क्लासेस की पीडीएफ भी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। बाकी आप अगर नए हो और अभी तक आपने क्लास देखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो, सब्सक्राइब करने में क्या ही जाता है। और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में। बाकी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ कि जो हमने आदिकाल कंप्लीट किया है उसका जो प्रैक्टिस सेट है, जो मैंने कहा था कि मैं करवाऊंगी सिर्फ शुक्ल बुक से, उसमें क्वेश्चंस रहेंगे, वो हम इस सैटरडे को करेंगे। सो आप आदिकाल रिवाइज करके आना। बाकी अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।